Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about Coulomb's law in vector form and importance of Coulomb's law. आइए देखते हैं Coulomb's law in vector form। विद्यार्थी देखा जाए तो ये दो चार्ज हैं Q1 और Q2, सेम नेचर के हैं, तो जाहिर इनके बीच रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। तो ये है F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये है F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो हमें अगर F12 चाहिए तो F12 BA डायरेक्शन में वर्क करता है, तो हमें BA वेक्टर की आवश्यकता होगी, और F21 के लिए हमें AB वेक्टर की आवश्यकता होगी। तो AB और BA हमें निकालना है, ये चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। तो इसको जो समझने के लिए हमें थोड़ा सा मैथ का सहारा लेना होगा। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस है, और यहां से जो ये डिस्टेंस है ये R1 वेक्टर माना जाएगा, और ये क्या होगा R2 वेक्टर। अब हमें AB निकालना है। देखिए वेक्टर AB अगर हमें निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A होता है, मतलब OB माइनस OA। OB क्या है? OB आप यहां देखिए, OB है R2 माइनस R1, तो आपका यहां आ गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कैसे आया, तो आपको तो दो वेक्टरों के जोड़ने वाली मेथड का प्रयोग करना चाहिए। हाँ देखें, तो ये हो जाएगा, ये ऐसा लिख सकते हैं OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस A वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर OB। यही तो आएगा वेक्टर जोड़ने के नियम में। तो वेक्टर AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये चीज यहां से हो जाएगा। तो यही चीज यहां पे आया है, AB वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। कोई कहे नहीं BA वेक्टर आना चाहिए, तो BA वेक्टर के लिए विद्यार्थी इस डायरेक्शन में चलेंगे, ये दो वेक्टर ऐड करेंगे और इक्वल करेंगे इसके वेक्टर के। तो ये भी हो सकता है, ये हो सकता है वेक्टर OB प्लस वेक्टर BA इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर OA, ऐसा हो जाएगा। तो BA इक्वल टू हो जाएगा OA माइनस OB, और OA माइनस OB कितना है आप जानते हैं, OA है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये कंसेप्ट हमें आपको समझाना था यहाँ पे। इतना जानने के बाद वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखते हैं, यहां देखिए AB वेक्टर BA वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर माड में है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर माड में है, R वेक्टर माड में है, इक्वल टू क्या है R के। ये सब इक्वल है, सब इक्वल है, ध्यान दिया जाए। तो चलिए ये फोर्स हम सबसे पहले लिखते हैं, F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। आप चाहे तो इसके स्थान पे स्मॉल लेटर में K भी लिख सकते हैं, ये भीड़ से बचने के लिए। Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है। इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट वेक्टर लगाते हैं, तो यूनिट वेक्टर R कैप हमने लगाया। ये R² मतलब मॉड वेक्टर R का स्क्वायर। हाँ देखें, R कैप के स्थान लिख सकते हैं वेक्टर R अपॉन मॉड वेक्टर R। तो ये दोनों एक ही चीज है, देखो, तो ये 2 1 3 पावर यहां लग गया। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। तो ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। हाँ, अगर बोर्ड लेवल का बच्चा है तो इतना ही केवल लिखता है, तो इतने में भी काम चल जाएगा। तो अगर यही लिखता है तो R वाला सिंबल दोनों के लिए चल जाएगा, F21 और F12 दोनों के लिए सिंबल चल जाएगा, क्योंकि इधर से चलेंगे तभी से R वेक्टर नाम दे सकते हैं, इधर से चलेंगे तभी से R वेक्टर का नाम दे सकते हैं, तो दोनों में चल जाएगा। अब देखिए, अगर इस टाइप से आप लिखना चाहते हैं R1 R2 वाले टर्म में, तब देखिए क्या करते हैं। देखिए R वेक्टर F12 मतलब ये वाला फोर्स, ये मतलब BA डायरेक्शन में, और BA है कितना, देखिए यहाँ पे BA इक्वल टू है पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, मतलब R1 माइनस R2 है। तो वो चीज आपको रखना चाहिए वेक्टर R के स्थान पे। तो वेक्टर R के स्थान लिखेंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन वही वेक्टर R के स्थान में क्या, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल क्यूब। बस आ गया ये। तो इतना अधिकतम हो सकता है। हाँ, इसके स्थान पे यही आप चाहे तो लिख दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
यही अगर लिखा रहे तब भी करेक्ट है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। देखिए यहाँ पे सब कहा गया मैग्नीट्यूड में सब बराबर ही है। हाँ, सिमिलरली F21 अगर ये फोर्स हमें फाइंड करना है अब की ए बी डायरेक्शन में, तो अब की ए बी वाला डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये चाहिए हमको R2 माइनस R1। तो R वेक्टर के स्थान पे अब की बार हम क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। तो यही देखिए इसी में R वेक्टर का स्थान क्या लिखें, R2 माइनस R1। R वेक्टर का स्थान क्या लिखें, R2 माइनस R1 होल क्यूब, बस। अब यहां से देखिए अगर निगेटिव साइन में कॉमन ले लूं, बाहर ले लूं, तो यहां आ जाएगा, तो ये R1 माइनस R2 हो जाएगा, इसके बराबर इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए इसी कॉन्सेप्ट पर। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज इतना। व्हाट इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1? ये चीज यहां देखना है। तो हमको दिया है F12, ये दिया है 4i कैप माइनस 3j कैप न्यूटन, इतना हमको दिया है। देखिए द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो मतलब F12 हमको दिया है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो मतलब F21 हमसे पूछ रहा है। F21 इक्वल टू हम लोग जानते हैं माइनस F12, बस इसी में केवल नेगेटिव लगा देना आगे। तो 4i कैप माइनस 3j, माइनस अंदर गुणा कर देंगे, तो आएगा माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप, इतना न्यूटन आया। अगर मैग्नीट्यूड की बात करता है तो माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 का रूट लेंगे तो आएगा कितना 5, तो इनका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। तो हाँ विद्यार्थी, इसे आप कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला कॉन्सेप्ट देखा जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। आपको ये चीज बताया गया, कूलम का लॉ जो है केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, ध्यान दें। तो ऐसा चार्ज जिसका हम लोग सेंटर फाइंड कर सकते हैं, कुछ इस टाइप का दे दे, कुछ इस टाइप का दे दे, जिसका सेंटर हम नहीं जानते हैं, तो ऐसे केस में कूलम का लॉ वैलिड नहीं होगा। यस, ध्यान दिया जाए। और दूसरा पॉइंट, दिस लॉ इज वैलिड फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंसेस टू वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। मतलब ये बहुत बड़ी दूरी से लेकर बहुत छोटी दूरी तक के लिए लागू होता है। बहुत बड़ी दूरी मतलब सैटेलाइट हुआ, प्लेनेट हुआ, ये वाली डिस्टेंस हो गई, और वेरी स्मॉल डिस्टेंस एटॉमिक डिस्टेंस हो गया। यहां छोटी डिस्टेंस लेकर बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए वैलिड है। तीसरा देखें, इन आवर डेली लाइफ वी एक्सपीरियंस मेनी फोर्सेज विच आर नॉट ग्रेविटेशनल बट आर इलेक्ट्रिक। मतलब जो डेली लाइफ में हम लोग फोर्स का फील करते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। जो फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स बहुत ज्यादा जो है वो सब ज्यादातर क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स का ही हम लोग फील करते हैं। चौथा और लास्ट है, इफ बोथ चार्ज एट रेस्ट, अगर दोनों चार्ज क्या है, रेस्ट पे हैं, तो वहां कूलम का नियम क्या है, लागू होता है, एकदम हम लोग पढ़ ही चुके हैं। टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज, हाँ तो हम लोग पढ़ चुके हैं जी। इफ बोथ चार्ज एट रेस्ट आर वन चार्ज एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन देन वैलिड। मतलब दो कंडीशन, या तो दोनों चार्ज रेस्ट पे हो तब भी कूलम का नियम वैलिड है, या तो एक चार्ज रेस्ट पे हो दूसरा अगर मोशन में भी हो तब भी कूलम का नियम वैलिड है। लेकिन बट बोथ मोशन देन नॉट वैलिड, अगर दोनों चार्ज मोशन में है तब कूलम का नियम वैलिड नहीं होगा, ध्यान दिया जाए। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ के तहत ये 4 पॉइंट है जिसको आपको जानना चाहिए। अब एक और कंसेप्ट छोटा सा रह जाता है, नोट में कहीं दिया रहता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, उसे भी देख लिया जाए। नोट में देखें, इन फ्यू प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लामीज थ्योरम इज वेरी यूजफुल। तो मतलब लामी का प्रमेय जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत उपयोगी हो जाता है कुछ प्रॉब्लम में, ध्यान दें। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम
If three concurrent forces F1, F2 and F3 as shown in figure are in equilibrium, ये देखिए कॉन्करेंट फोर्स मतलब एक ही पॉइंट से अगर फोर्स गुजर रही हैं सब, तो उसे कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। तो ये जिसका ये दिखाया गया है, तो इस पर जो है नेट फोर्स इस दशा में क्या आएगा, 0 आएगा। वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 इक्वल टू 0। अब ये लामीज थ्योरम कैसे लगाया जाता है, देखें F1 ये फोर्स अपान जो दो फोर्स और हैं उनके बीच का एंगल, देखिए F1 अपान साइन अल्फा, फिर क्या है F2 लिखिए और जो दो फोर्स हैं उनके बीच का एंगल लीजिए F2 अपान साइन बीटा, और तीसरा फोर्स F3 लेंगे तो F1 और F2 के बीच का एंगल लिखें साइन गामा। तो इसकी सहायता से कोई अननोन होता है तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कहीं पर अगर इस टाइप का आ जाए लामीज थ्योरम तो फिजिक्स में भी इसका उपयोग हो सकता है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए। अगला हेडिंग हमसे कह रहा है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो फार्मूला है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है Fg इक्वल टू Gm1 M2 अपॉन R²। तो इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन में कुछ सिमिलरिटी होगी, कुछ डिफरेंस होगी, दोनों पर हम चर्चा कर लेते हैं बारी बारी से। सिमिलरिटी देखें क्या है, बोथ फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करते हैं, ये बताया गया है आपको। बोथ फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये भी आपको बताया, दोनों फोर्स अलोंग लाइन जो ज्वाइन किया गया सेंटर टू सेंटर, देखिए इस टाइप से ये चीज वर्क करते हैं, यही चीज वो कह रहा है। बोथ फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, ये थी। बोथ फोर्स आर कंजर्वेटिव, मतलब बोथ फोर्स जो है सेंट्रल फोर्स है और सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो ये तीन जो है आपके पास सिमिलरिटी है, ध्यान दिया जाए। डिफरेंस क्या चीज है, डिफरेंस में द इलेक्ट्रिकल फोर्स में बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव व्हाइल ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर सेम नेचर का है तो रिपल्सिव होगा, अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्टिव होगा, दोनों होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल अट्रैक्टिव होता है, हम लोग ये जानते हैं। सब चीज जानते हैं, बस पॉइंट करके इकट्ठा किया गया ताकि हम लोग लिख सके, समझ सके। पॉइंट 2 देखा जाए, द इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम व्हाइल द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। बीच में कोई मीडियम रखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ के आ जाएगा। यहाँ जब के आ जाएगा तो उतना टाइम्स फोर्स क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में कुछ भी रखा हो, पानी हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, दो चार्ज के बीच, वहां से उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान दिया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ये चीज। अगला देखा जाए, तीसरा और लास्ट, इलेक्ट्रिकल फोर्स आर मच स्ट्रांगर कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग होता है। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से कितने सब भारी मशीन वगैरह सब कुछ चल रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो बेचारा बहुत कमजोर है, पेड़ में आम सड़ जाए, भगवान कसम नीचे ना आए, इतना कमजोर है। अगर हवा का घर्षण न लगे तो वो नीचे नहीं आएगा, इतना कमजोर है। तो ये फील करने के लिए ऐसा बोल दिया हमने। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहे, जो कि न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है, इस बात का आप ध्यान दीजिए, ध्यान दें। एग्जाम्पल में ध्यान दें, दो प्रोटॉन है, r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये पॉजिटिव होता है, ये भी वही होता है, ठीक, ये चार्ज है। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इनके बीच फाइंड करिए, फिर प्रोटॉन का मास होगा और उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 10⁻36 टाइम्स कम आता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान दिया जाए, तो दो प्रोटॉनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स और
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो प्रोटॉनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो 10⁻36/1 होगा। ये चीज आप लगा कर देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स लगाइए और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाइए, या न्यूमेरिकल इस टाइप का बुक में होगा आपको, तो आप वहां से सॉल्व कर लीजिए वैल्यू। तो ये चीज आपको जानना चाहिए, लेकिन इतना कंसेप्ट दिमाग में रहे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑलवेज ज्यादा होता है, इतना ध्यान देना है। तभी आप छोटे वाले में गुणा करेंगे तब जाके इसके बराबर होगा। यहाँ पे देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज यही इतना ही होता है, बशर्ते वो निगेटिव होता है। तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 10⁻43 टाइम्स ग्रेटर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे N2 करना होगा, छोटे वाले में गुणा करेंगे तब बड़े के बराबर होगा। तो यहां से आपको ये चीज ध्यान देना चाहिए, FE/FG = 10⁻43/1। ये रेशियो मालूम होना चाहिए। हो सकता है ग्रेविटेशनल अनुपाते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे दे तो 1/10⁻43 हो जाएगा। यहाँ ग्रेविटेशनल पहले कर दे तो 1/10⁻36 हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान देना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ये बड़ा अवश्य रहेगा उसी चीज के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m and charge q are placed at a distance of 16 centimeter. They do not experience any force. The value of q/m is, मतलब 2 पॉइंट चार्ज हैं, ये 16 सेंटीमीटर दूरी पर है, इनके चार्ज क्यों हैं, इनके मास m है, ये चीज कह रहा है। अब ये कह रहा है कोई फोर्स फील नहीं करते, मतलब नेट फोर्स यहां पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो नेट फोर्स 0 मतलब FE = क्या हो जाएगा, FG। ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लिया जाए। 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m एंड चार्ज q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। द वैल्यू ऑफ q/m इज, कोई फोर्स फील नहीं करते हैं, इसका मतलब दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहां से वैल्यू रखिए, तो 1/4πε0 q²/r² इज इक्वल टू gm²/r²। gm/m2/r² होता है, यही होता है। तो ये चीज, दोनों डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर है, सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है, हमें ध्यान देना है q/m हमको चाहिए। तो यहां से आ रहा है q², तेरे गुणा करते हैं, q² = G m² × 4πε0, इतना आया। q²/m², नीचे ले आओ, ये आएगा 4πε0 × G। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा q/m = √4πε0 × G। ये है ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये रहा आपका सोल्यूशन। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।